जिस तरीके से सेकेंड वेव आई और उसके बाद आपका वो एक चर्चित जवाब सोशल मीडिया में काफ़ी चला, मीडिया में काफ़ी चला कि आपने बोला कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत उत्तर प्रदेश में। जब भी हम लोग का विधानसभा हो तो ये प्रश्न स्वाभाविक था कि इतने मृत्यु हुए और इतना कम क्यों लिखाया गया और किस कारण से ऑक्सीजन कमी थी। आप मानते हैं? हाँ, क्योंकि पूरे देश में था। आपने कहा कि क्योंकि आप स्वास्थ्य मंत्री बन गए थे और कोविड की सेकेंड वेव आ गई थी, इसलिए आप फंसे रह गए और उसमें उस जिम्मेदारी को आप पूरा करने में लगे रहे। पर सेकेंड वेव के दरमियान जिस तरह का हमने अफरा तफरी का माहौल पूरे उत्तर प्रदेश में देखा, जिस तरीके से सेकेंड वेव आई और उसके बाद आपका वो एक चर्चित जवाब सोशल मीडिया में काफ़ी चला, मीडिया में काफ़ी चला कि आपने बोला कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत उत्तर प्रदेश में नहीं हुई। लोग जानना चाहेंगे कि ये आंकड़ा कहाँ से आया, क्योंकि हमारी टीम भी निकली हुई थी लगातार कोरोना कवरेज पे और हमने ऑक्सीजन की कमी, सिलेंडर्स को लेकर किल्लत सभी शहरों में, देहात में, सब जगह देखी। फिर आपका ये जवाब तो लोग संतुष्ट उतना नजर नहीं आया इस जवाब से कि ये तो लोग जानना चाहते हैं ये आंकड़ा कहाँ से आया। देखिए, इसमें दो चीज़ है। एक तो वैश्विक महामारी, पहली बार 100 साल के अंदर एक वैश्विक महामारी आया, नए तरह का वायरस आया। पहले वाले कोविड में मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से हुई क्योंकि उसको विशेषज्ञ और डॉक्टर्स को एक आइडिया हो गया था कि इसको जिस व्यवस्था के अंदर हम उसका देखभाल कर रहे थे वो कंट्रोल बड़े आसानी से हो गया। उस समय उसका जो इन्फेक्शन था वो हमारे फेफड़े में नहीं जाता था, तो उसका जो इन्फेक्शन उस हिसाब से ट्रीटमेंट किया जो हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के या विभिन्न विशेषज्ञ और डॉक्टर्स ने सलाह दी, उसके आराम से हो गया। मृत्यु हुई, रिकॉर्डेड था, हर चीज़ था। सेकेंड वेव में अचानक जब ये शुरू हुआ अप्रैल महीना में और ये भी पूरे देश में हुआ, तो ये देखा गया अचानक कि एकदम से ऑक्सीजन की कमी आ रही है पूरे देश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं ऑक्सीजन की प्लांट्स नहीं लगे थे जिस तरह, क्योंकि इसको कभी पहले हम लोगों ने देखा भी नहीं था। कुछ ही पीजीआई में या मुझे लगता है कि केजीएमयू में कहीं ऑक्सीजन प्लांट्स लगे होंगे। हमारे जिला अस्पताल पर तो कहीं ऑक्सीजन प्लांट लगने की बात ही नहीं थी, न पहले लगा था, न हमारे पास वेंटिलेटर्स होता था, क्योंकि हम जिला अस्पताल जब चलाते हैं या उसके नीचे सीएचसी चलाते हैं और पीएचसी चलाते हैं, वो प्राइमरी स्टेज का वो हेल्थ केयर सिस्टम होता है। टर्शरी केयर जिसको हम कहते हैं, स्पेशलिस्ट वाला जो केयर कहते हैं, वो हमारा मेडिकल कॉलेजेस में जाता है। तो जो सामान्य रूप से जो बीमारी अभी तक चल रहा है और जिसको हम आज भी ट्रीटमेंट करते हैं, वो समान बीमारी के लिए होता है। और एक वैश्विक महामारी आया पूरे देश के अंदर, उसके लिए प्रधानमंत्री भी चिंतित होके और उसको बाहर से भी ऑक्सीजन मंगाया। ऑक्सीजन के जितने प्लांट्स थे पूरे देश के अंदर उसको कंट्रोल करके उसको हर एक प्रदेश को आवंटन भी किया और उस आवंटन के आधार पर हमारे मुख्यमंत्री ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन, बाय रोड, बाय प्लेन, ये सब हम लोग ने जितना जल्दी हो पाया ऑक्सीजन तो पहले सप्लाई करना शुरू किया। और उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद की बात है कि ऑफकोर्स प्रधानमंत्री के पीएम केयर फंड के माध्यम से और सीएसआर फंड से और एमपी एमएलए के केयर फंड से फिर बहुत तेज़ी से अगले 3-4 महीने के अंदर ऑक्सीजन प्लांट जाके सभी जगह सीएचसी से लेकर जिला अस्पताल और जो कमियां मेडिकल कॉलेज में थे उसको पूरा कंप्लीट किया। ये तो एक ऑक्सीजन प्लांट के बारे में बता रहे हैं। दूसरा, जो इसके बाद जब भी हम लोग का विधानसभा हो तो ये प्रश्न स्वाभाविक था कि इतने मृत्यु हुए और इतना कम क्यों लिखाया गया और किस कारण से ऑक्सीजन कमी थी। तो जब एक पेशेंट आप एडमिट करते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी तो रहती है, मगर उसके साथ और भी कॉम्प्लिकेशन होती है। डॉक्टर जब उसका सर्टिफिकेट बनाता है ऑक्सीजन कमी के साथ उसका अन्य ट्रीटमेंट, रेमडेसिविर या जो भी इंजेक्शन वो सब दिया जाता है, इवेंचुअली उसका मृत्यु दिखा जाता है ड्यू टू कोविड डेथ। ये एक टेक्निकलिटी है। हम और आप भले कहें कि माने इसके अलावा बहुत से लोग गाँव में मरे थे, बहुत से लोग, क्योंकि इतना जल्दी वो इफेक्ट करा था, मैंने खुद देखा था, जब तक वो हॉस्पिटल पहुँचे तब तक उसकी मृत्यु हो जाती थी। माने बहुत कम समय तक ऑक्सीजन दिया जाता तब तक उसकी मृत्यु भी हो जाती थी। तो ऑक्सीजन की कमी तो एक था ही, मगर उसके साथ आप मानते हैं ऑक्सीजन कमी थी? हाँ, आप मानते हैं? हाँ, क्योंकि पूरे देश में था जी। वो जब तक हम उसको टेक ओवर किए, जब तक हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स, जो रीफिलिंग सिलेंडर होते हैं, बहुत सारे रीफिलिंग प्लांट्स हम लोग ने पूरे प्रदेश के अंदर जो बंद पड़े हुए थे उनको फाइनेंशियल लोन देके उनको चालू किया। वहाँ से सिलेंडर भर के हम लोग ऑक्सीजन ले जाते थे। एकदम इमीडिएटली हम लोग ने वेंटिलेटर्स खरीदा, हर प्रकार का वेंटिलेटर खरीदा, जो पोर्टेबल वेंटिलेटर है, जो फिक्स वेंटिलेटर्स हैं, इनको खरीद के जितना ज़्यादा हम लोग जिला अस्पताल लेवल पर लगाए। वहाँ तो प्लांट्स तो लग ही रहे थे, केजीएमयू में, लोहिया में, या जो हमारे प्रीमियर संस्थान हैं
पीजीआई में। इनके पास पहले भी था मगर और उसके बाद ऐड भी हुआ क्योंकि उस समय में एक क्राइसिस हो गया था, नॉर्मल पेशेंट्स को रोक दिया गया था। खाली हम लोग इस तरह के कोविड के पेशेंट ले रहे थे और उनका पूरा ट्रीटमेंट थ्रू ऑक्सीजन एंड प्लस रेमडेसिविर एंड अदर जो भी मेडिसिन होता था वो करते थे। जो हमारे सरकारी संस्था में एडमिट हो रहे थे उसका पूरा रिकॉर्ड है। जो हमारे सरकारी संस्था में नहीं थे या गांव में थे वहीं मृत्यु हो गया या गांव तक ले जाने में मृत्यु हो गया, हमारे हॉस्पिटल में पहुंचा नहीं, तो हमको नहीं मालूम कि कैसे उनका डेथ हुआ। हम ये प्रिज्यूम करते हैं कि कोविड से ही डेथ होगा बिकॉज वो पूरा वाइड स्प्रेड हो गया था। एक सामान्यतः पूरे देश में पूरे विश्व में इस तरह से एक हवा बह गई थी और इतना जल्दी इफेक्ट करता था कि बहुत से लोग नहीं पहुँच पाए। बहुत से लोग पहुँचे भी, ट्रीटमेंट भी शुरू हुआ मगर सर्वाइव नहीं कर पाए। मगर हमेशा कोई, अब क्योंकि सरकार की बात है और एक डॉक्टर की बात है, डॉक्टर हमेशा लिख के देगा कि डेथ ड्यू टू कोविड, वो कभी नहीं लिख के देगा कि डेथ ड्यू टू ऑक्सीजन। तो आप कह रहे हैं कि तो टेक्निकली जब विधानसभा में पूछा गया तो मुझे कहना पड़ा कि नहीं, डेथ ड्यू टू कोविड के लिए हुआ था, नॉट ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। हमने एडमिट किया पेशेंट को, तुरंत उसको ऑक्सीजन लगाया, कुछ घंटे वो चला भी और उसको रेमडेसिविर अकॉर्डिंग टू जो भी उसका जो है सारे इंजेक्शन दिए या सारे मेडिसिन तुरंत दिए, बट उसका स्टेज इतना आगे एडवांस हो गया होगा तो फिर वो उसकी मृत्यु हो जाती थी। तो फिर वही लिखा जाता था कि डेथ ड्यू टू कोविड सब जगह, और ये हमारा रिकॉर्डेड भी है। तो मैं तो अपने विभाग के द्वारा या अपने डॉक्टर्स के द्वारा जो मृत्यु सर्टिफिकेट रहे थे वही मैंने समझाने का प्रयास भी किया विधान परिषद में भी, विधानसभा में। बट ये तो मतलब आप ये बात मानते हैं कि ये जवाब टेक्निकली आपने दिया था, प्रैक्टिकली ये सही बात नहीं थी, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं आप? नहीं, प्रैक्टिकली तो सर हमने देखा लगातार। नहीं, प्रैक्टिकली तो हमने भी देखा, हमारे कार्यकर्ता भी उसमें, जब तक हम उसको ले जा रहे थे एक कार्यकर्ता जब तक हमने हॉस्पिटल में पहुंचाया उसके पहले ही मृत्यु हो गया। तो ये दृश्य तो हम लोग सब जगह देख रहे थे। हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आए। हमारा जो संस्था मान लीजिए यहाँ नज़दीक में था मेडिकल कॉलेज गोरखपुर या कैली मेडिकल कॉलेज जो चालू हालत में थे, ये ओवरफुल हो गए। तो ओवरफुल हो गए तो कहीं ना कहीं सिलेंडर लेके एक पेशेंट को हम लोग स्ट्रेचर पे लटाते थे। मैंने खुद जाके कई हॉस्पिटल विजिट किया था, उसको थोड़ा 1 घंटे के लिए ऑक्सीजन दे रहे हैं, फिर दूसरे वाले को दे रहे हैं, क्योंकि सिलेंडर भी उतने फास्ट नहीं आ पा रहे थे रीफिलिंग करके जितना फास्ट हमको पेशेंट को ऑक्सीजन देना चाहिए था। उतना व्यवस्था ही नहीं था। एक तैयारी की कमी थी। नहीं, तैयारी कमी नहीं थी। एकदम से जब महामारी, तो कितना तैयारी करेंगे? महामारी में आप तैयारी कर ही नहीं सकते। ये तो एक बात आता है कि पॉलिटिकल रीजन से आप कई लोग ऐसा कहते हैं कि फर्स्ट वेव में जिस तरह की तैयारियां की गई उसके जो अनुभव थे, पर सेकेंड वेव के लिए जो तैयारियां की जानी चाहिए थी वो नहीं की गई। नहीं, खाली उत्तर प्रदेश में नहीं, तमाम और राज्यों में भी नहीं। जैसे आपने कहा सही है, फर्स्ट फेज में फेफड़ा में वो इफेक्ट नहीं किया। फेफड़ा में फर्स्ट फेज में नॉर्मल तरीका से बुखार और बुखार से ज़्यादा लोग पीड़ित थे एंड कभी वो लंग्स आपका इफेक्ट नहीं हुआ उसमें। बहुत रेयर केसेस में 1-2 जगह, माने जब लास्ट में ख़त्म हो रहा था तब रेमडेसिविर इंजेक्शन आए, तब उसमें कहीं कहीं देना पड़ा एक समय के बाद। मगर ये जो आया 21 में, ये तो पूरा एकदम बदल के रूप में आया। और आप देखेंगे अभी थर्ड वाला जो आया था ये और बदल के रूप में आया। ये तो एक सामान्य तरह का जैसे फ्लू होता है, खांसी बुखार। अब बहुत से लोग घर पर ही रहे, उनको लगा कि हमको अगर जाएंगे तो हमारा कोविड निकलेगा तो हम 1 हफ्ता निकल ही नहीं पाएंगे, तो बहुत से लोग जांच ही नहीं कराए। और ये भी बड़ा तेजी से फैला, बट क्योंकि हमारा वैक्सीनेशन इतना तेजी से हो रहा था, उस वैक्सीनेशन की वजह से बहुत सारे पॉपुलेशन को नहीं अफेक्ट किया जितना होना चाहिए, या जिसको अफेक्ट किया तो बहुत हल्का अफेक्ट किया, लाइक अ फ्लू हुआ। तो उस तरह का 3 अलग अलग टाइप के वायरसेस आए। और ये महामारी तो हम लोग आज भी, हम लोग को कोई ज़्यादा जानकारी भी नहीं है, जितना विश्व के जो भी विशेषज्ञ है वो बताते हैं, हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के जो स्पेशलिस्ट है वो बताते हैं। अब मान लीजिए आज थर्ड फेज भी खत्म हो गया, टुमारो अगर कल के दिन कोई दूसरा रूप लेके आता है वायरस, उसका भी मुकाबला करना पड़ेगा। मगर महामारी के सामने तो जितना भी संसाधन आप करेंगे, कभी देश में या दुनिया में या कभी किसी भी प्रदेश में या देश में कभी पर्याप्त नहीं हो सकता है यदि वो इस तरह का बदल बदल के रूप लेता है। तो हमको तो अनुभव करना है, अनुभव से आगे हमको प्रबंधन करना है, ट्रीटमेंट करना है, ट्रैकिंग करना है, ये सब हम लोग को करना है। जैसे फर्स्ट वेव में उतना ज़्यादा वाइड स्प्रेड नहीं हो पाया था, नहीं, पर आपने देखा कि विदेश में तमाम जगहों पर बहुत तेजी से फैला, काफी मौतें भी हुई और काफी ज्यादा लोगों तो संक्रमित भी हुआ। तो उस हिसाब से जो तैयारियां होनी चाहिए थी, जो बेड्स की व्यवस्था होनी चाहिए थी, मान लीजिए कि आपने कहा कि वो किस तरीके से नए स्वरूप में आएगा ये स्वास्थ्य विभाग को नहीं पता था या उसकी तैयारी नहीं थी, पर कम से कम जिस तरह की पॉपुलेशन है अपने देश में या यूपी की पॉपुलेशन जितनी है, उस लिहाज से जो अस्पतालों में मशीनरी होनी चाहिए थी, बेड्स होने चाहिए थे, वेंटिलेटर्स होने चाहिए, उसकी एडवांस प्लानिंग क्यों नहीं हो पाई थी? स्वास्थ्य विभाग की कमी नहीं थी? जैसे फर्स्ट फेज के बाद
पहला चरण के बाद सेकंड में हम लोग ने वेंटिलेटर बनाना शुरू कर दिया था, तैयारी शुरू कर दी थी। नॉर्मल तरीक़ा से जैसे हमारे सिलेंडर्स होते हैं, सिलेंडर्स रखना शुरू कर दिया और उतना हल्का सा हम लोगों ने किया था, बिकॉज उतना वेंटिलेटर्स की जो हमको पहले चरण में देखा गया उतना हल्का हमको वेंटिलेटर की आवश्यकता थी, उतना ही हम लोगों ने तैयारी किया और धीरे धीरे करके बेड्स की व्यवस्था किया, वार्ड्स अलग बनाए, अस्पताल में सेक्शन अलग कर दिया कि भाई हो सकता है कहीं फिर आएगा तो हम लोग इतना कम से कम तैयारी कर लेंगे। अब लगभग हम लोग ने 10 बेड हमारे पास पहले शुरू में जब मार्च 20 में जब जनवरी में जब आना शुरू हुआ या मार्च में शुरू हुआ, तब पहला केस हमारा आगरा में आया था। जो इटली से लोग आए थे पर्यटन के, इटली और तो आए थे, तो आगरा और नोएडा में उनके रिश्तेदार मिलके, हमारे पास व्यवस्था नहीं थी तो हमने उनको सफदरजंग हॉस्पिटल में किया। और उसके बाद से हमारे पास जो टेस्टिंग मशीन थी RT-PCR की, एक मशीन हमारे पास था KGMU में जो 70 टेस्टिंग करता था दिन में, और उसको NIV पूना को कंफर्म करने के बाद हमको रिपोर्ट आती थी। तभी मुख्यमंत्री जी ने इसको बहुत इम्पोर्टेंटली कहा कि इसको और बढ़ाओ, इमीडिएटली बढ़ाओ, चाहे जितना भी पैसा लगेगा हम देंगे। इमीडिएटली हम लोगों ने RT-PCR लगाना शुरू कर दिया, जितना जल्दी मशीन हमको अवेलेबल हुआ जो हमारे इंडिया में बनता है, और इसी तरह अन्य प्रदेशों ने किया। अब हम बेड्स भी मंगा रहे हैं, RT-PCR मशीन भी मंगा रहे हैं, वेंटिलेटर बन रहे हैं, और हम ही नहीं कर रहे हैं, सारे प्रदेश के लोग कर रहे हैं। तो जो मैन्युफैक्चर है उसका भी तो उतना उत्पादन बढ़ना शुरू होना चाहिए, वो भी अपना धीरे धीरे अपना पूरा उत्पादन बढ़ाया। हर चीज़ में टाइम लगा, बिकॉज कोई प्रिपेयर्ड ही नहीं था। मतलब आप कह रहे हैं कि फर्स्ट वेव के जो अनुभव थे उसके आधार पे माना गया कि सेकेंड वेव इतना विकराल रूप से नहीं आएगा, ये इसका आइडिया नहीं था, इसलिए कहीं ना कहीं तैयारियों की कमी रही। और आज उसको तैयारी कर भी लिया हम लोगों ने। अब सेकंड फेज के बाद हमारा सब तैयार है, हमारा 550 से ऊपर हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स लेके, वेंटिलेटर भी तैयार कर लिए, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग होगी, पीडियाट्रिक ICU कर दिया, मेडिसिन रखवा दिए, वार्ड हमारे बिल्कुल अलग बन गए और आज बिल्कुल तैयार है। और ये जो थर्ड फेज आया तो उसमें हॉस्पिटलाइजेशन ही नहीं जरूरत पड़ा, फिर भी वो सब तैयार था। अब मान लीजिए एक और आ गया किसी दूसरे रूप में, तो हम फिर उसमें तैयारी करेंगे। या तैयारी है आगे की? आगे तो तैयारी है, हमरा बिल्कुल तैयारी है, बिल्कुल तैयारी है। क्योंकि उस वक्त 2 प्रकार के बड़ा नाराज दिखा यूपी सरकार से भी और स्वास्थ्य मंत्रालय से भी। उसने बड़ी सख्त टिप्पणियां की। उसने बोला इट इज अ क्रिमिनल एक्ट एंड नॉट लेस देन जेनोसाइड। अदालत ने कहा था कि जिन लोगों के जिम्मे ऑक्सीजन की खरीद सप्लाई का जिम्मा था वो उसे ठीक ढंग से नहीं कर पाए और ये एक आपराधिक कृत्य है, ये तक बोला था। देखिए, महामारी के दौरान ऐसे अवसर प्राप्त हुए कि लोग ने उसमें ब्लैक मार्केटिंग भी किया। हमारे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ने इतनी सख्ती के बाद भी रेमडेसिविर ब्लैक मार्केटिंग हुआ, कितने लोग पकड़े गए दवाई की दुकानों में होर्डिंग करते हुए, उनको जेल भेजा गया। हॉस्पिटल के स्टाफ ने भी उसमें ब्लैक मार्केटिंग करके पेशेंट को पैसा लेके देने लगे, वो भी पकड़े गए। ऑक्सीजन के सिलेंडर जब हम लोग खूब तेज़ी से काम कर रहे थे उसमें भी ब्लैक मार्केटिंग हुआ, वो भी पकड़े गए। हर जगह वहाँ पर इतना टाइट व्यवस्था करने के बाद भी कुछ ना कुछ आदमी तो अपना किसी भी परिस्थिति में अवसर निकालता है कि हम कैसे पैसा बुलाएं। ऐसी ब्लैक मार्केटिंग देखी हर चीज की, सिलेंडर से लेकर रेमडेसिविर जिसकी कीमत मुझे लगता है 1000 रुपए भी नहीं थी, 20-20 हजार रुपए का बिक रहा था और जेन्युइन लोगों को मिल नहीं पा रहा था। जी। उस समय ये व्यवस्थाएं क्यों नहीं हो पा रही थी? कमी कहाँ रह रही थी? क्योंकि उसका विकल्प यह था कि कॉन्सेंट्रेटर्स खरीदने के लिए, कॉन्सेंट्रेटर्स, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बाहर से मंगाए गए, विदेश से भी आने लगा, वहाँ डोनेशन में भी आए। और हमारे यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में जो भी होंगे उन्होंने अपना बढ़ाया भी प्रोडक्शन, पर हम मांग रहे हैं तो दूसरे प्रदेश मांग रहे हैं, हर प्रदेश मांग रहा है तो उधर भी भेजना है, इधर भी भेजना है। तो जितना हमको मिला उतना ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से हमने काफ़ी चलाया। रीफिलिंग से जो हमारे सिलेंडर तैयार होने लगे, फिर हमने उनको घर में भेजना शुरू किया, जहाँ एक्चुअली पेशेंट नहीं निकल पा रहा था तो ऑक्सीजन घर में भी भेजना शुरू किया, कॉन्सेंट्रेटर भी घर में शुरू कर दिए। और जो हमने बेड्स की व्यवस्था बढ़ाते गए, चाहे मेडिकल कॉलेज हो चाहे हम लोग की व्यवस्था के अंदर, 1,80,000 तक हम लोग बेड्स भी बढ़ाए। मेडिकल कॉलेज में पूरा मेडिकल कॉलेज खाली कर दिया गया पूरा, और खाली कोविड की मैनेजमेंट के लिए रखा गया। PGI में ऑल्सो 3/4 खाली करके खाली कोविड के लिए रखा गया। लोहिया भी पूरा खाली कर दिया गया। सामान पेशेंट हम लोग ले ही नहीं रहे थे, तो जितना जल्दी हो सका हेल्थ डिपार्टमेंट में अपना तेज़ी से काम किया, सारे लोग लगे हुए थे। अब भाई इतनी बड़ी पॉपुलेशन, 24 करोड़ की पॉपुलेशन है, अब सबको आप ले नहीं पाएंगे। 100 बेड आपके पास है और 1000 आदमी आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको रुकना ही पड़ेगा। उनको दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में हम लोग ने संबद्ध किया, आयुष्मान भारत के रेट से उनको जोड़ा, वो भी हमने दिया। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को भी रखा, सारे लोग ने अपना दिया। हम लोग ने टेक ओवर भी किया बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल, बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस प्राइवेट, उनके जगह हमने क्लियर किया।
कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेज जो टीचिंग करते थे वो खाली करा के उसमें किया गया। हर जगह हम लोगों ने प्रयास किया कि बेड जल्दी जल्दी डाल के, और आपने देखा होगा कि जैसे वो DRDO ने भी लखनऊ में भी एक स्थापित किया, वाराणसी में BHO के कैंपस में स्थापित किया। तो जो भी हो पाया हम लोग ने एक समय के अंदर प्रयास किया करने के लिए। मगर महामारी, जैसे मैं फिर बोल रहा हूँ आपको कि महामारी के सामने तो आपके जितने भी संसाधन है वो हमेशा कम पड़ेंगे, जबकि हमारा पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, हमारी आबादी इतनी बड़ी संख्या है, और ये घटना तो दुर्भाग्य है, क्या कर पाएंगे।